रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हम लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पूरे चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब इसको पार्टिकुलरली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन तो समझ आती है कि ये सेल की मेम्ब्रेन होती है, को सेल को कवर किया होता है। प्लाज्मा क्योंकि इसके रीजन होते हैं कि अगर हम मेम्ब्रेन को देखें तो आउटर रीजन जो होता है ये सेल का इन्वायरमेंट के साथ अटैच है। जो साइटोप्लाज्म है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले रीजन के साथ अटैच है, इसलिए क्योंकि इसने कवर किया हुआ है साइटोप्लाज्म को, इसलिए हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री, ये सबसे बाहर वाली बाउंड्री है सेल की, सेल के बाहर वाली, जस्ट बिनेथ द सेल वॉल इन द प्लांट्स। अब एनिमल में सेल वॉल नहीं होती जैसे कि आप सब जानते हैं, लेकिन प्लांट में सेल वॉल होती है, तो इसलिए यहां पे बात बयान की गई है। जो प्लांट्स हैं उनमें सेल वॉल होती है पहले और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे होती है, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। अब ये इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं बुक से हटकर। ये पहला स्ट्रक्चर है जिसे देखे बिना डिस्कवर किया गया था। कैसे? सबसे पहले रॉबर्ट हुक, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, रॉबर्ट हुक ने कहा था सेल एक एम्प्टी स्पेस है, और ये बहुत पुरानी बात है, 1665 की बात है। तो उसने कहा था सेल एम्प्टी, लेकिन वो कवर है एक वॉल से जिसे सेल वॉल कहा गया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने फिर स्टडी किया, क्योंकि उस वक्त मॉडर्न माइक्रोस्कोप नहीं थे, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप नहीं थी, तो उन्होंने देखा कि कुछ चीजें सेल वॉल से क्रॉस कर जाती हैं लेकिन अंदर सेल के अंदर नहीं जाती। ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो कुछ चीजें जो होती हैं वो सेल के अंदर नहीं जाती, इसका मतलब कोई चीज मौजूद है, तो वो सेल मेम्ब्रेन थी। तो इसको देखे बिना पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन, ये किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। देखिए, जो केमिकल कंपोजिशन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर, यानी कि ज्यादातर हिस्सा जो लिपिड्स और प्रोटीन का है उससे मिलकर बनी होती है। इनमें लिपिड जो है वो 20 to 40% है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये तमाम कंपोजिशन। प्रोटीन 60 to 80% है और कार्बोहाइड्रेट स्मॉल क्वांटिटी में इसके अंदर मौजूद है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, लिपिड और प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एक साइंटिस्ट था, दो साइंटिस्ट थे, आपकी बुक में तो नहीं, जस्ट इंफॉर्मेशन है, गॉटिर एंड ग्रिंडल। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने कहा था कि दोनों साइंटिस्ट ने कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, यानी कि इसमें लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसलिए सबसे पहले जो है इन्होंने बात बताई थी, बुक में नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन के तौर पर बताई गई है आपको। स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का। मैनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट्स, अब कंट्रीब्यूट का मतलब है हिस्सा लेना, तो ये एक साइंटिस्ट का काम नहीं है। तो पहली तो बात आपको ये बात समझ आ गई कि एक साइंटिस्ट ने ये काम नहीं किया, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके अंदर रोल प्ले किया, कंट्रीब्यूट के हिस्सा लिया है, सो एस्टैब्लिश, ताकि इसको बनाया जा सके, बताया जा सके द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो स्ट्रक्चर है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किन किन चीजों से मिलकर बना, ये बेसिकली मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसमें हिस्सा लिया, ये एक साइंटिस्ट का काम नहीं था। तो इसलिए 2 मॉडल पेश किए गए हैं आपकी बुक में। एक मॉडल को हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, एक को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तो अब ये दोनों मॉडल में डिफरेंस है। जो पहले मॉडल आया उसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और एक सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल का नाम देते हैं। अब ये जो मॉडल था ये 1935 में ये बताया गया था, और ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था। एक का नाम था डेविसन डैनियल्स, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेसिकली बताया, डेविसन एंड डैनियल ने ये बात बताई, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल। अब ये मॉडल हमें क्या बताता है? ये फर्स्ट मॉडल है, लेकिन ये ज्यादा मकबूलियत यानी कि हासिल नहीं कर पाया, उसकी भी रीजन अब ये पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ये सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल होता क्या या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता क्या। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम बात है,
सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज लिपिड बाय लेयर सैंडविच, यानी कि सैंडविच जैसे कि आप सब जानते हैं, जब भी हम कोई सैंडविच खाते हैं तो वो अंदर ब्रेड के अंदर कोई चीज होती है, दो ब्रेड के पीस होते हैं, ऊपर नीचे ब्रेड होती है और दरमियान में क्या होता है कि कोई मटेरियल होता है, उस दरमियान वाले मटेरियल को वो लिपिड लेयर बाय लेयर कह रहा है। अब लिपिड बाय लेयर में फॉस्फोलिपिड, जो आपके सेकंड चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि एक हेड होता है और एक टेल होती है फॉस्फोलिपिड, वो मिलकर क्या करती हैं, वो मेम्ब्रेन बनाती है। लिपिड बाय लेयर सैंडविच है, दरमियान में क्या है, लिपिड की लेयर है, फॉस्फोलिपिड की, बाय दो लेयर्स हैं, वो सैंडविच का काम कर रही है। बिटवीन इनर एंड आउटर, उसके ऊपर और नीचे, अंदर और बाहर क्या है, प्रोटीन की लेयर है। जैसे कि आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपको ग्रीन कलर का ऊपर और नीचे, आउटर और इनर, ये आपको एक प्रोटीन नजर आ रही है, कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये जो अंदर आपको नजर आ रहा है, ये लिपिड की लेयर, एक लेयर ये है फॉस्फोलिपिड की, एक लेयर ये है फॉस्फोलिपिड की, तो ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है। ये तो आपको समझ आ गई। अब ये वाला हिस्सा, ये टेल वाला हिस्सा, ये है हाइड्रोफोबिक, जो पानी में हलपजीर नहीं होता, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया सेकंड चैप्टर में। अब ये हेड वाला रीजन, ये हाइड्रोफिलिक है, ये पानी में हलपजीर है, हाइड्रोफिलिक। अगर हम इसको सेपरेटली बनाकर देखें तो ये हमारे पास एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये फॉस्फोलिपिड है, उसकी टेल है, उसके बाद ये एक और ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये एक और लिपिड की लेयर है। तो ये दो लिपिड की लेयर है जिसको हम कह रहे हैं, तो दरमियान में लिपिड की दो लेयर्स हैं और ऊपर और नीचे क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन आपको पता है ये वाटर सॉल्युबल है और हेड जो है फॉस्फोलिपिड का वो भी वाटर सॉल्युबल है। तो इस तरह मटेरियल को ये पास होने देते हैं, अंदर जाने देते हैं, लेकिन अंदर वाला हिस्सा जो है वो बेसिकली क्या है, वो टेल जो है फैटी एसिड से मिलकर बना है और फैटी एसिड जो होती है ये क्या होता है, ये पानी को अंदर जाने नहीं देता, इसलिए जो होता है लिपिड सॉल्युबल चीजों को अंदर लेके जाया जाता है। तो ये बेसिकली लिपिड बाय लेयर का स्ट्रक्चर है, जिसको हम देख लेते हैं कि लिपिड्स की दो लेयर्स हैं दरमियान में और ऊपर नीचे क्या है, इसमें प्रोटीन है और प्रोटीन कौन सी है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट। ये जो एक यूनिट मेम्ब्रेन बना है जिसके अंदर दो लेयर लिपिड्स की और ऊपर नीचे प्रोटीन है ग्लोबुलर, तो इसे यूनिट कहा गया। एंड इट प्रेजेंट इन द सेलुलर, ये सेलुलर ऑर्गेनेली, जितनी भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम तो में तो नहीं होती, यानी कि जितनी भी ऑर्गेनेलीज है जिनके अंदर क्या है, ये मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उनमें ये मॉडल होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन। ये 1935 में बात बताई गई थी, लेकिन हुआ क्या, दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिवील्ड, अब जब मजीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई, मजीद उसमें मैग्निफिकेशन पावर आई, रेजोल्यूशन पावर आई, उन्होंने बताया लिपिड बाय लेयर, जो लिपिड्स की लेयर है आर नॉट सैंडविच, वो सैंडविच नहीं है बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर्स, इन दो प्रोटीन लेयर्स के दरमियान। अब यानी कि जो सैंडविच मॉडल है वो हमें तीन बातें बताता है, तीन बातें को रद्द कर दिया गया कि तीनों बातें जब स्टडी की गई है तो हमें नजर ही नहीं आई। वो तीनों बातें कौन सी है, ये मॉडल कहता है तीन बातें। नंबर 1 कि लिपिड बाय लेयर एज ए सैंडविच है, नंबर 2 लिपिड बाय लेयर के ऊपर इन आउटर और इनर साइड पर प्रोटीन की लेयर है, और तीसरी बात प्रोटीन इसमें कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस साथ साथ चल रही है। ये तीन लेयर, तीन बातें जो हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहती है ये बात हमें नजर नहीं आई, तो इसलिए इसको ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई, इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, तो ये रद्द हो गया। तो तीन बातें आपने ज़हन में रखनी है जो अगले मॉडल के साथ वो फर्क करेगी, तो मैं आपको डिफरेंशिएट भी कर दूंगा साथ। इसके बाद जो मॉडल पेश किया गया उसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब मैं आपको आगे चलकर यह भी बताऊंगा इसे फ्लूइड, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ये क्या चीज है, मोज़ेक क्या चीज है, मॉडल तो एक नमूने के तौर पर पेश किया गया।
तो बेसिकली मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा मोज़ेक और फ्लूइड क्या चीज़ हैं। तो इस अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बाद दूसरा मॉडल जो पेश किया गया वो 1972 में किया गया। सिंगर एक साइंटिस्ट था और निकोलसन था। ये दो साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। ये आपकी बुक पे नहीं है लेकिन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। 1935 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल, वो मॉडल कहता था कि लिपिड्स की बाय लेयर जो है वो दरमियान में मौजूद होती है सैंडविच के तौर और अंदर और बाहर उसके प्रोटीन की लेयर और प्रोटीन मुसलसल साथ अटैच होती हैं। तो ये मॉडल हमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहलाता था। लेकिन इसमें ये बात क्या की, क्योंकि वो रद्द हो गया था, उसमें वो बातें नजर ही नहीं आई थी। तो इस मॉडल में ऐसा क्या आया जो पॉपुलैरिटी इसको मिली? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक द प्रोटीन्स लेयर आर नॉट कंटिन्यूस। ये पहला पॉइंट। इसमें बताया जा रहा है प्रोटीन कंटिन्यूस है, ये प्रोटीन कंटिन्यूस जा रही है, प्रोटीन कंटिन्यूस है। लेकिन ये मॉडल कह रहा है पहला फर्क कि प्रोटीन कंटिन्यूस नहीं है एंड आर नॉट कन्फाइंड टू सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। कन्फाइंड का मतलब होता है और वो ना तो ऊपर और ना ही नीचे, यानी कि आउटर और इनर रीजन पे मौजूद नहीं है। यानी कि यहां पर अगर इस मॉडल में देखें तो आपको प्रोटीन ऊपर और नीचे नजर आ रही है, लेकिन इस मॉडल में अगर हम अभी डायग्राम को देखेंगे तो इसमें आपको प्रोटीन ऊपर नीचे नजर नहीं है, बल्कि कहीं कहीं नजर आ रही है प्रोटीन, कहीं कहीं नजर आ रही है प्रोटीन। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कंटिन्यूस। पहला फर्क, ये कंटिन्यूस नहीं है एंड आर नॉट कन्फाइंड, और वो ऊपर और नीचे नहीं है, अंदर और बाहर नहीं है लिपिड लेयर के, टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बट आर इम्बेडेड, और बल्कि वो धंसी हुई हैं इन द लिपिड बाय लेयर या लिपिड लेयर कह दें, इन मोज़ेक मैनर। यानी कि प्रोटीन कहीं कहीं पर, यानी कि जैसे कहीं कहीं पर खूबसूरती के लिए लगी हुई हैं लिपिड की बाय लेयर में, जैसे आपके सामने है ये लिपिड्स की बाय लेयर है, इसमें कहीं कहीं प्रोटीन लगी हुई है, कहीं कहीं प्रोटीन लगी हुई है, कहीं कहीं प्रोटीन लगी हुई है। तो ये बेसिकली ये मॉडल बताता है। प्रीवियस मॉडल में, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में, उसने कहा था प्रोटीन और ऊपर और नीचे लगी हुई है, दरमियान में लिपिड बाय लेयर है। यानी कि ये लिपिड बाय लेयर में कहीं कहीं क्या है, प्रोटीन नजर आ रही है। ये आपको मोज़ेक की माने बड़ी खूबसूरती तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से लगी हुई है, इसे मोज़ेक कहते हैं कहीं कहीं। दिस डिस्कवरी लेड टू द प्रपोजल ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि इसी दरियाफ्त ने प्रपोजल किया इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड क्यों कहते हैं? अब ये जो आपके सामने फ्लूइड यहां पर है इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसका मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्टैटिक नहीं है, वो एक जगह पर मौजूद नहीं। ये सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए वो मूव करती रहती है, मूव करती रहती है ऐसे, इसके अंदर ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे मूव करती रहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जो है इसके अंदर आ सके, सेल के अंदर आ सके। मोज़ेक का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन। ये प्रोटीन किस तरह लगी हुई है इसके अंदर, प्रोटीन किस तरह इसके अंदर अटैच हुई हुई है, तो इसे मोज़ेक। मोज़ेक अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन, फ्लूइड प्लाज्मा यानी कि मूवमेंट, सेमी सॉलिड है ये प्लाज्मा, ये मूवमेंट करती रहती है, इसलिए हम इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम देते हैं। दिस मॉडल इज एट प्रेजेंट इन द मोस्ट एक्सेप्टेबल, और यही मॉडल अब तक सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, माना जाता है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन चार्ज पोर। अब ये जो आपको हिस्सा सेल मेम्ब्रेन दिखा, इसके अंदर चार्ज पोर भी होते हैं, यानी कि कुछ सुराख भी होते हैं जिसमें से चीजें अंदर गुजर कर जाती हैं। चार्ज पोर थ्रू विच मूवमेंट ऑफ द मटीरियल टेक प्लेस बाय एक्टिव एंड पैसिव मूव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, यानी कि एनर्जी यूज कर और विदाउट एनर्जी यूजेज, तो दोनों तरीके से इन पोर्स के जरिए, जो पोर्स लगे होते हैं उनके जरिए क्या है, मटेरियल को सेल के अंदर ले जाया जाता है। अब ये हम इसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कह रहे हैं। इसमें आपको लिपिड बाय लेयर है, कहीं कहीं प्रोटीन धंसी हुई है। अब मैं मोज़ेक के बारे में समझा दूं। मिसाल के तौर पे जैसे आप बकरा देखते हैं, काले रंग का बकरा, और उसमें कहीं कहीं धारियां नजर आती है सफेद रंग की आपको। अब वो पूरा काले रंग का बकरा
जो है काला रंग वो लिपिड की लेयर है, और उसके अंदर कहीं कहीं जो व्हाइट धब्बे आपको नजर आ रहे हैं वो प्रोटीन है। इसलिए हम इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कह रहे हैं। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो इस तरह कर लें। जैसे एक समंदर होता है, समंदर को आप ले लें लिपिड्स की लेयर, फॉस्फोलिपिड की लेयर, फॉस्फोलिपिड्स की लेयर जिसे हम बायलेयर, ये एक फॉस्फोलिपिड की लेयर, ये दूसरे फॉस्फोलिपिड की, इसलिए हम बायलेयर कहते हैं इसको, बायलेयर, और कहीं कहीं प्रोटीन अटैच है। अब एक समंदर है जिसे हम और कहीं कहीं जजीरे हैं, आइलैंड है। अब समंदर में कहीं कहीं जजीरे होते हैं, तो उन जजीरों को आप कह दें प्रोटीन, और इन जजीरों पर जो लगे हुए दरख्त हैं, ट्रीज हैं, उन्हें आप कह दें कार्बोहाइड्रेट। तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। जैसे हमने कंपोजिशन में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हुए हैं। तो इधर भी यही चीज है, आपको यहां पर नजर आ रहा है ये कार्बोहाइड्रेट है सारे का सारा, इसमें ये जो आपको नजर आ रहा है ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं। तो यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कहीं कहीं पे आपको नजर आएंगे, कहीं कहीं पे आपको कार्बोहाइड्रेट नजर आएंगे। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल याद रखिएगा बैक्टीरिया में नहीं होता, बैक्टीरिया सेल लैक कोलेस्ट्रॉल, एनिमल सेल में होता है। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है? बेसिकली ये बेसिकली रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सख्ती प्रोवाइड करता है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सख्ती प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को, ताकि क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एक डेलिकेट है, एक नाजुक है, एक स्ट्रक्चर है नाजुक सा, लेकिन उसको जो सख्ती पैदा करने वाला स्ट्रक्चर है, जो उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, डैमेज होने से बचाता है, वो कोलेस्ट्रॉल है। तो आप जेन में रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल बैक्टीरिया सेल में नहीं होते जबकि एनिमल सेल में होते हैं। तो ये हमने दो मॉडल पढ़ लिए। अब फर्क आपको पता चल गया है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो प्रोटीन होती है वो कंटिन्यूस होती है और अंदर और बाहर लगी होती है, जबकि यहां पर प्रोटीन कहीं कहीं लगी होती है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो लिपिड लेयर है वो दरमियान में सैंडविच के तौर पर होती है, जबकि यहाँ पे लिपिड लेयर लेकिन सैंडविच के तौर पर नहीं है। ये प्रोटीन कहीं कहीं लगी हुई है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, और वहां पर क्या है वो कंटिन्यूस प्रोटीन लगी हुई है। और आखिरी फंक्शन ये है कि ये एक्सेप्टेबल है, यूनिट मेम्ब्रेन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इनका मॉडल स्ट्रक्चर आ गया। तो अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत ही अहम सवाल है, पेपर में अक्सर आता है, फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? दो मेन फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एक को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। दोनों का मतलब है कि मटेरियल को, चीजों को मुंतकिल करना, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को हमने मुंतकिल करना, उसे हम ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिट। लेकिन फर्क है थोड़ा सा। लेकिन ट्रांसपोर्ट क्या, आपने सड़क पर देखें आपको नजर आएंगी बसें ट्रांसपोर्ट, जो लोगों को, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही हैं। लेकिन ट्रांसमिशन में चीजें वेव्स की शक्ल में आपको नजर, जैसे हम कहते हैं लाइव ट्रांसमिशन आ रही है, लाइव ट्रांसमिशन। जैसे आप रेडियो पे कहते हैं जी रेडियो पे ये बात लाइव ट्रांसमिशन आ रही है। जैसे आप क्रिकेट मैच लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक जो बिजली है वो हाई टेंशन वायर जो होती है उससे ट्रांसमिशन हो रही है उनकी। तो ट्रांसमिशन में वेव्स की शक्ल में चीजें मुंतकिल हो रही हैं। मतलब दोनों का एक ही है, मुंतकिल होना, लेकिन तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को, पहले स्ट्रक्चर को, पहले फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यहां बताई जा रही है कि सेल मेम्ब्रेन प्ले वाइटल रोल, अहम रोल प्ले करता है फॉर सेल के लिए एंड रेगुलेट फ्लो ऑफ मटेरियल, और बाकायदगी के साथ फ्लो करवाना मटेरियल को सेल के अंदर और सेल से बाहर लेकर जाना, फॉर टू मेंटेन डेफिनेट ग्रेडियंट। डेफिनेट ग्रेडियंट का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मटेरियल को पहुंचाना, क्योंकि अगर दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी
फिर तो मूवमेंट नहीं होगी। तो डेफिनेट ग्रेडियंट का मतलब ये एक ग्रेडियंट बनाना, ज्यादा चीज है तो उसे कम वाली जगह पर भेजना, बाहर से अंदर भेजना, अगर अंदर चीज ज्यादा हो रही है उसे बाहर, अंदर से बाहर दोबारा भेजना, तो यानी कि हायर से लोअर की तरफ भेजना होता है। इसे हम क्या नाम देते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट। कुछ चीजें लोअर से हायर जाती, उसमें एनर्जी यूज होती है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला ट्रांसपोर्ट और मटेरियल में हम ये फंक्शन पढ़ने लगे हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखें, सेल मेम्ब्रेन में से कुछ चीजें आराम से गुजर सकती हैं, कुछ चीजें नहीं गुजर सकती। इसी वजह से इसको हम सेमी, पार्शियली, डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी किस चीजों को, कुछ चीजों को सेल मेम्ब्रेन जाने देती है और कुछ चीजों को नहीं जाने देती, तो इसलिए हम इसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसलिए बुक वाले ने लिखा इट ऑफर अ बैरियर, तो ये रुकावट का बाइस बनती है। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें पोर्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो ये मटेरियल को जो इसको बेहतर लगेगा उसी को ही अंदर आने देगी, जो इसको बेहतर नहीं लगेगा उसके लिए रुकावट बन जाएगी और ये उसको वापस भेज देगी। तो सेलेक्टिव परमिएबल है, इसी जेन में रखिएगा ये बात। एंड देयर बिटवीन द सेल कंटेंट एंड देयर इन्वायरमेंट, अब ये सेल मेम्ब्रेन का अंदर वाला माहौल है सारा और ये बाहर वाला माहौल है सारा, तो ये बैरियर है अंदर और बाहर वाले माहौल के दरमियान, इसलिए कहा जा रहा है सेल कंटेंट, सेल के अंदर, एंड देयर इन्वायरमेंट, और उसके इन्वायरमेंट में। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल के अंदर वाला हिस्सा और ये सेल के बाहर वाला हिस्सा है। तो दरमियान में क्या है, सेल मेम्ब्रेन बैरियर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। सेलेक्टिव पासिस टू सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, और सेलेक्टिव सब्सटेंस इसमें पास होकर जाते हैं। Thus it is known as semi partially or differentially or selectively permeable membrane। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये कुछ चीजों को अंदर जाने देती है, कुछ चीजों को रोकती है, नहीं जाने देती। तो इन सब का मतलब इसी से लिया जाता है। अब कौन सी चीजों को जाने देती है, कौन सी चीजों को रोकती है, वो हम पढ़ लेते हैं। अब ये सिलेक्टिव परमिएबल सवाल चल रहा है सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सिलेक्टिव परमिएबल में वो सब्सटेंस जो आराम से चले जाते हैं, the substance which are lipid soluble cross it more easily than other। अब याद रखिएगा बात, ऐसे सब्सटेंस जो लिपिड सोलेबल हैं वो आराम से गुजर जाते हैं। इसलिए बहुत सारी हमारी ड्रग्स हैं जो सेल के अंदर नहीं जा सकती, उनके ऊपर लिपिड्स की लेयर चढ़ा दी जाती है, इसे लिपिड सोलेबल कहते हैं। इसलिए वो आराम से क्या है, सेल के अंदर चले जाती हैं, मटेरियल जो होता है उसका सेल के अंदर चले जाता है। Therefore, it regulates the flow of material ions to maintain a definite gradient। इसी वजह से ये रेगुलेट करती है फ्लो को, मटेरियल को, बहाव को, आयंस वगैरह को डेफिनेट ज्यादा से हायर से लोअर की तरफ आराम से चीजों को मूव करवाने में मदद करती है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इजीली क्रॉस कर जाती हैं, उनमें स्मॉल गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन वगैरह हो गए, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स वगैरह हो गए, और बीइंग न्यूट्रल, क्योंकि ये तमाम न्यूट्रल है, सेल की जरूरत है, सेल को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए आराम से क्या है, इसमें से क्रॉस कर जाते हैं। दूसरा पढ़ लेते हैं, सब्सटेंस हैव डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग। ऐसे सब्सटेंस जिन्हें मुश्किल होती है उनको पढ़ लेते हैं। आयंस बीइंग चार्ज पार्टिकल्स हैविंग सम डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आयंस हैं उनके ऊपर चार्ज होते हैं और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो भी नहीं जा सकते। अब जो आयंस हैं और चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, अब ये सेल के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है, क्योंकि इनके बगैर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो नहीं सकते। तो अंदर जाएंगे कैसे? तो आपको मैंने कहा था सेल मेम्ब्रेन पर पोर्स लगे होते हैं, जैसे सोडियम को अंदर ले जाने वाले सोडियम गेट्स लगे होंगे जो सिर्फ सोडियम को अंदर जाने देंगे। तो इसलिए पोर्स लगे होते हैं कहीं कहीं जो सोडियम गेट्स कहलाते हैं। सोडियम के सोडियम गेट्स, पोटेशियम के पोटेशियम गेट्स लगे, तो पोर्स बेसिकली गेट्स को कह रहे हैं। सोडियम के लिए सोडियम गेट्स इस्तेमाल होंगे, पोटेशियम के लिए पोटेशियम, तो इसलिए आराम से वहां से
वो पोर जो होते हैं वो चार्ज रखते हैं, इसलिए वो क्या है, इनको आराम से अंदर जाने देते हैं। लेकिन कुछ लार्ज मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, ये काफी बड़े साइज में होते हैं, इसलिए सेल के अंदर मूव नहीं कर, ये पोर्स में से दाखिल नहीं हो सकते, तो इसलिए ये सेल के बाहर ही रहते हैं। तो ये हमारे पास सिलेक्टिव परमिएबल सवाल है। अगर आपसे सवाल पूछे 2 नंबर का तो ये आप सारा बताएंगे, और ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अहम बात है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट है, नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट के अंदर, मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो मूवमेंट होती है वो अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब वो कैसे होती है, वो 2 तरीके से होती है। एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट जो सुस्त होती है, जिसमें नो एनर्जी, जिसके अंदर कोई एनर्जी यूज नहीं होती। एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो चुस्त होती है, एक्टिव होती है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हम पढ़ लेते हैं दोनों फर्क, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये, दोनों फर्क भी आ जाता है पेपर में। द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि ये रीजन ऑफ हायर से रीजन ऑफ लोअर की तरफ जाते हैं विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। इनको एनर्जी की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं। तो जो चीज हायर से लोअर की तरफ आए तो उनके एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इस कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसलिए हम इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। अब देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेड। अब अगेंस्ट का मतलब होता है कि ये मुखालिफ है किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कहते क्या है, दे मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये हायर से लोअर जा रहे हैं और ये लो से हायर की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए विद यूज ऑफ एनर्जी, इसलिए इनको एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी कौन सी होती है, वो एटीपी होती है, और वो एटीपी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। ये भी आप साथ लिख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एनर्जी यूज करवाता है, जिसकी वजह से चीजें लोअर से हायर की तरफ जाती हैं। तो एक बात समझ आ गई, ये हायर से लोअर की तरफ, इसमें नो एनर्जी, ये लो से हायर की तरफ, इसमें एनर्जी यूज होती है एटीपी, और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। दूसरा फंक्शन, मैनी सब्सटेंस विच आर नॉट नीडेड कॉन्स्टेंटली इंटर द सेल बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी बुक में बताई गई है, जिसे कहा जाता है नॉन सेलेक्टिव। बहुत सारे सब्सटेंस विच आर नॉट, जिसकी जरूरत नहीं है सेल को, लेकिन वो मुसलसल सेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। किस वजह से, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ज्यादा से कम की तरफ। अब वो कौन से हैं, वो 3 हैं, जैसे कि न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, जैसे लिपिड सोलेबल, गैसेस, ग्लूकोज वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें ये मुसलसल दाखिल होते जा रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ जाते हैं। किस तरह, पैसिवली। द एनर्जी यूज फॉर दिस मूवमेंट कम फ्रॉम द एटीपी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो वही चीजें लेके जाए जाएंगी जो कि सिलेक्टिव होंगी, और सिलेक्टिव के लिए एनर्जी यूज होगी क्योंकि वो कम से ज्यादा की जगह जाएंगी, तो इसलिए यहां पर एटीपी इस्तेमाल होगी। अब इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है पैसिव ट्रांसपोर्ट की, वो है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ज्यादा से कम की तरह मूवमेंट कहते हैं। अब इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट आ जाती है और वो सिलेक्टिव होती है, ये नॉन सिलेक्टिव होती है पैसिव। ये अपहिल होती है, अपहिल का मतलब होता है लो से ऊपर की तरफ जा रही है, हाई की तरफ, इसे अपहिल कहते हैं, ऊपर की तरफ। और डाउन हिल का मतलब नीचे की तरफ, हायर से लोअर की तरफ जा रही। तो ये बेसिकली क्या है, ये दोनों में फर्क है जो आप देख सकते हैं, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट में फर्क। इसके बाद तीसरा, मैकेनिकल सपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड एक्सटर्नल फॉर्म टू द सेल, यानी कि एक्सटर्नल फॉर्म, यानी कि जो ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ये सेल को डिशेप नहीं होने देती, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि डेलिकेट है, इलास्टिसिटी है, लचक है, लेकिन ये फट नहीं सकती जल्दी से, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब इसके बाद चौथा है एंडोसाइटोसिस। एंडो
कहते हैं इनसाइड को, साइटोसिस कहते हैं सेल को। अब सेल के अंदर चीजें कैसे जाती हैं, देखें बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे अमीबा है, अब उसके अंदर ना तो माउथ है ना ही एनस है, नो माउथ नो एनस। जैसे कि इंसान में माउथ भी है एनस में, इससे खुराक बॉडी के अंदर जाती है, इससे खुराक बॉडी से बाहर आ जाती है जो यूजेबल नहीं होती। लेकिन हमारे सेल जो हैं उनके भी माउथ नहीं होते हैं, तो उनके अंदर चीजें कैसे जाती है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, गैसेस जाती कैसे हैं, और इन जानवरों के अंदर कैसे जाती है, क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं अमीबा। तो एंडोसाइटोसिस के जरिए एंडोसाइटोसिस होती क्या चीज है, टेकिंग इन द मटीरियल, अब चीजों को अंदर लेकर जाना, बाय इनफोल्डिंग, फोल्ड कर लेना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, फिर एक वैक्यूल बना लेना, इस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अब वैक्यूल बनाकर मेम्ब्रेन को मोड़ना और वैक्यूल बनाकर चीजों को अंदर ले जाना। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं और ये ज्यादातर एनिमल सेल्स में होती है, आप जेन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंडोसाइटोसिस ज्यादातर एनिमल सेल के अंदर है। इट इज टू टाइप्स, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, पेपर में अक्सर पूछी भी जाती हैं। तो हमने चीजों को अंदर लेकर जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके वैक्यूल बनाकर चीजों, अब चीजों को दो तरीकों से अंदर लेके जा सकता है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। आखिरी बात पढ़ लेते हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर। अब जैसे कि आपके सामने फेगोसाइटोसिस है, फेगो का मतलब होता है सॉलिड, साइटोसिस सेल के अंदर किसी सॉलिड चीज को लेके जाना। मिसाल के तौर पर ये एक सॉलिड मटेरियल है और ये सेल है, अब इसको कैसे अंदर लेके जाएगा देख लेते हैं अभी कैसे लेके जाएगा। सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाएगी, ये देखें सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गई, ये न्यूक्लियस है, और उसने किसके गिर्द घेरा कर लिया, उस फूड के जो उसको चाहिए। उसके बाद ये इनफोल्ड हो रही है सेल मेम्ब्रेन, ये देखें इनफोल्ड हो गई, ये सेल है, उसका साइटोप्लाज्म, उसका न्यूक्लियस, और यहां पर ये जो फूड पार्टिकल ये अंदर आ गया, ये फोल्ड होकर, और उसके बाद देख लें ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये वैक्यूल बन गया, और वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल्स आ गया। तो इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस के इनटेकिंग ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। किसी सॉलिड चीज को सेल मेम्ब्रेन को फोल्डिंग करके अंदर लेके आना वैक्यूल की फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ द सॉलिड पार्टिकल बाय इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन द फॉर्म ऑफ द वैक्यूल, वैक्यूल बनाने के लिए, उसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। या इंजेक्शन ऑफ द सॉलिड मटेरियल, खा जाना, ले जाना अंदर सॉलिड मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल बनाकर, उसे भी हम फेगोसाइटोसिस का नाम देते हैं। इसके बाद पिनोसाइटोसिस। पिनो का मतलब होता है लिक्विड चीज को, पिनो का मतलब होता है लिक्विड चीज को अंदर लेके जाना, वो भी इसी तरह है। द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन या इनटेकिंग ऑफ द लिक्विड मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ द वैक्यूल। अब जैसे ये लिक्विड चीज है, अब इसको कैसे लेकर जाएगा सेल, ये सेल है, ये न्यूक्लियस, उसी तरह इनफोल्डिंग करेगा, सॉलिड पार्टिकल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, लिक्विड पार्टिकल इसके इर्द गिर्द आ जाएंगे, और इसके बाद ये इसको अपने अंदर ले आएगा, इस तरह लिक्विड मटेरियल वैक्यूल की शक्ल में जमा हो जाएंगे, और उसके बाद ये अंदर आ जाएगा। ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये इसके अंदर एक वैक्यूल बन गया, और वैक्यूल के अंदर क्या हो गया, लिक्विड मटेरियल आ गया जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है, जो इसको चाहिए। तो इस तरह पिनोसाइटोसिस को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ इनटेकिंग of liquid material by enfolding of the plasma in the form of the vacuole is called the पिनोसाइटोसिस, उसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो ये बात होगी हमारे पास फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डायग्राम भी आप बनाइएगा। उसके बाद आखिरी जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है ट्रांसमिशन, कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स।
कंडक्शन का मतलब होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स पैगाम जो ब्रेन से आ रहा है, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक जा रहा है, उसको ट्रांसमिट करना, भेजना। इन न्यूरॉन्स नर्व सेल्स द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट, मुंतकिल करना नर्व या इंपल्स पैगाम को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट टू कीप कोऑर्डिनेशन, ताकि राब्ता बहाल रहे। यानी कि ब्रेन से मैसेज जो है वो हमारी बॉडी में जा रहा है, तो इनको लेकर आने वाले कौन से चीजें होती हैं, वो नर्व सेल्स होते हैं जो आपने पढ़े भी होंगे, जिनमें ऑक्सन होता है, डेंड्राइड्स वगैरह होते हैं, ये न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर फाइबर्स लगे होते हैं ऑक्सन के साथ। तो ये चीज़ों को, मटेरियल को, मैसेज को ट्रांसपोर्ट करती है ऐसे, इस तरह वेव्स की शक्ल में। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या है, जो राब्ता है उसको कायम रखते हैं और पैगाम को एग्जैक्ट उसी जगह पे पहुंचाते हैं जहां पर उसको पहुंचाना चाहिए। जैसे ब्रेन से हार्ट तक मैसेज जा रहा है, ब्रेन से लंग्स तक जा रहा है, लंग्स से हार्ट तक जा रहा है, सॉरी लंग्स से ब्रेन तक जा रहा है। तो इस तरह नर्व इंपल्स, नर्व न्यूरॉन मौजूद है जो ट्रांसमिशन का काम करते हैं। ये तो बहुत अहम बात है। नर्व इंपल्स पैगाम को न्यूरॉन आगे पहुंचाते हैं, इसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारा सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म को, और फिर हम ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।